Hello friends, welcome to Pathfinders by Unacademy. Middle East has always been in news. There are two major struggle war which is going in this part of the world. One conflict is going among the Muslim community itself between the Shia and the Sunni community, and the other confrontation is going between Muslims and the Yahudis, the Jews community, between the Arab countries and Israel. This conflict can be traced back to the ancient period. But in this current times, one thing which has happened, which has completely changed the landscape of Middle East is Iran's Islamic Revolution of 1979. तो आज जितने भी ये सब चीजें आप न्यूज में सुन रहे हो, ये सारे चीज 1979 के ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन से लिंक्ड है. Hence, to understand the present, you have to go back to the past, and then only you can appreciate what is happening as of now. Hence, ladies and gentlemen, welcome all of you in this session where I'm going to discuss about the Iran's Islamic Revolution of 1979. आगे बढ़ने के पहले सारे एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. हमारे यूपीएससी में करोल बाग में ब्रांच में ऑफलाइन में इंग्लिश में स्टार्ट बैचेस होने जा रहे हैं. इसके अलावा हिंदी मीडियम में बैच जो है वो भी स्टार्ट होने जा रहे हैं मुखर्जी नगर ब्रांच में. प्रयागराज के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम्स में बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं. इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन फील फ्री टू विजिट आवर ब्रांच एंड डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप. लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक नाउ. अब ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें बात करना पड़ेगा इब्राहिमिक रिलीजन के बारे में. इब्राहिमिक रिलीजन में प्रमुख तीन तरीके के धर्म होते हैं. एक होता है आपका इस्लाम, दूसरा होता है आपका क्रिश्चियनिटी और तीसरा होता है आपका जुडाइज्म. ये तीनों धर्म को हम इब्राहिमिक रिलीजन कहते हैं क्योंकि ये तीनों धर्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोफेट हैं, प्रोफेट के मतलब मैसेंजर्स ऑफ गॉड, मैसेंजर्स ऑफ गॉड, इन तीनों धर्मों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड के मैसेंजर थे वो थे प्रोफेट अब्राहम. ये तीनों मोनोथीस्टिक रिलीजन है, अनलाइक हिंदुइज्म विच इज अ पॉलीथीस्टिक रिलीजन बिकॉज वी फॉलो सो मेनी नंबर ऑफ गॉड्स, बट इन दीज थ्री रिलीजन दे फॉलो अ सिंगल गॉड. फॉर एग्जाम्पल इस्लाम में उनके लिए अल्लाह इज द गॉड और अल्लाह के बाद उनके बहुत सारे प्रोफेट्स हैं, मैसेंजर्स हैं. उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेट है जो तीनों धर्म मानते हैं वो है प्रोफेट अब्राहम. अगर तीनों इब्राहिमिक रिलीजन की कुछ सिमिलैरिटीज की बात करें तो इनके हिसाब से गॉड हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड एंड हेंस गॉड हैज द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर द वर्ल्ड एंड द ह्यूमैनिटी. God is one, but God reveals himself to few people via prophets. So God is one, but prophets are many. The messengers of God are many. For all the three religions, city of Jerusalem is very important. ये तीनों धर्म आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट में भरोसा रखते हैं. जैसे इस्लाम में आपने सुना होगा नरक या जन्नत. अगर ये टेबल को समझे तो आप देख सकते हैं एक तरफ जुडाइज्म है, दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी है और तीसरी तरफ इस्लाम है. लगभग 1.5 करोड़ फॉलोअर यहूदी हैं, 240 करोड़ क्रिश्चियनिटी है और 190 करोड़ लोग इस्लाम फॉलो करते हैं. अगर आप यहूदियों का पॉपुलेशन देखोगे तो इट्स एज लो एज 0.02% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. क्रिश्चियनिटी की 31% एंड इस्लाम की 25%. जुडाइज्म डोमिनेंट कंट्री केवल एक ही है विच इज इजराइल. क्रिश्चियनिटी मेजॉरिटी कंट्री 125 से अधिक है और इस्लाम बहुमूल्य देश केवल 49. अगर इनके लिए बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेट अब्राहम के बाद प्रोफेट मोसेस है, मूसा. क्रिश्चियनिटी की बात करें तो जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह. और इस्लाम की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेट है अब्राहम के बाद वो है प्रोफेट मोहम्मद. इसलिए तीनों धर्म के लिए जो एक कॉमन प्रोफेट है वो है प्रोफेट अब्राहम. उसके बाद
ये धर्म आपस में बढ़ जाते हैं। उसके बाद जुडाइज्म प्रोफेट मोसेस में भरोसा रखता है, क्रिश्चियनिटी ईसा मसीह जीसस में मानता है, और इस्लाम प्रोफेट मोहम्मद को मानता है। लेकिन ये जो तीनों धर्म का एक इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक है विच इज प्रोफेट अब्राहम, इसीलिए इन तीनों रिलीजन को हम अब्राहमिक रिलीजन भी कहते हैं। ये सारे पीडीएफ्स और डेली हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस और करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। वहां पे आपको इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द करंट अफेयर्स। अब क्योंकि मिडिल ईस्ट को समझने के लिए हमें शिया सुन्नी को समझना बहुत जरूरी होगा, और शिया सुन्नी को समझने के लिए हमें इस्लाम के ओरिजिन को समझना बहुत जरूरी होगा। अगर इस्लाम के ओरिजिन की बात करें तो इस्लाम बिलीव्स इन वन गॉड who is Allah, and Allah has revealed all his messages to this world via the final prophet Muhammad. तो प्रॉफिट अब्राहम एक इंपॉर्टेंट प्रॉफिट थे, लेकिन जो लास्ट प्रॉफिट है मुस्लिम कम्युनिटी में वो है प्रॉफिट मोहम्मद, और प्रॉफिट मोहम्मद को ही अल्लाह ने सारे इंपॉर्टेंट सीक्रेट मैसेजेस दिए थे जो आगे जाकर कंपाइल हुए कुरान में। So all those religious sacred messages given by Allah to Prophet Muhammad has been compiled in the holy book of Quran. Prophet Muhammad was an ordinary person who used to live in Makkah. He used to meditate. And when he used to meditate, he used to hear, listen to divine messages from the God. तो जब Prophet Muhammad ध्यान करते थे तो एक एंजल, फरिश्ता गैब्रियल, जिनको अल्लाह ने भेजा था, वो इनके लिए सारे मैसेजेस अल्लाह की तरफ से लेके आता था। एंड प्रोफेट मोहम्मद यूज्ड टू हियर दीज डिवाइन मैसेजेस, और आगे जाकर ये सारे डिवाइन मैसेजेस कुरान में कंपाइल हुए। इसलिए इस्लामिक कम्युनिटी में कुरान इज द मोस्ट होलीएस्ट बुक। कुरान के बाद इस्लामिक कम्युनिटी हदीथ और सुन्ना में भी बिलीव करता है। सो कुरान इंक्लूड्स ऑल द मैसेजेस गिवन बाय अल्लाह। हदीथ जो है, हदीथ इंक्लूड्स ऑल द सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, कि प्रॉफिट मोहम्मद का क्या कहना था, वो सब कंपाइल किया गया हदीथ में। प्रॉफिट मोहम्मद के वे ऑफ लाइफ, उनका वैल्यू सिस्टम, वो कंपाइल किया गया है सुन्ना में। इसलिए इस्लामिक कम्युनिटी में तीन इंपॉर्टेंट सेक्रेट टेक्स्ट्स हैं। द मोस्ट होलीएस्ट इज कुरान विच इंक्लूड्स द मैसेजेस गिवन बाय अल्लाह टू प्रॉफिट मोहम्मद। Hadith includes the Prophet Muhammad's own story, own saying, and Sunnah includes the Prophet Muhammad's way of life, his value system. So Islamic community में आपको समझना होगा कि Prophet Abraham, the most important prophet, the last prophet, Prophet Muhammad, who got revelations from Allah, all those messages. But when Prophet Muhammad passed in 632, he passed without appointing a successor. He died without appointing a successor, and that led to the origin of schism. Schism means division among the Islamic community. तो जब प्रॉफिट मोहम्मद चले गए, कोई सक्सेसर नहीं था, तो फिर इस्लामिक कम्युनिटी में एक बगावत मच गया कि प्रॉफिट मोहम्मद को कौन सक्सीड करेगा। तो इस्लाम दो फैक्शंस में बट गया। एक फैक्शंस कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो सक्सेसर हैं वो होने चाहिए जिनका खून का रिश्ता हो प्रॉफिट मोहम्मद के साथ। लेजिटिमेट रूलर मस्ट कम फ्रॉम मोहम्मद्स ब्लड लाइन, खून का रिश्ता होना चाहिए। दूसरा फैक्शन इस्लामिक कम्युनिटी का यह बोला कि जरूरी नहीं है कि खून का रिश्ता होना चाहिए, रादर दैट पर्सन शुड बी क्वालिफाइड एंड दैट पर्सन शुड बी इलेक्टेड वाया कंसेंसस। आपस में सहमति से हम मिलजुल कर एक क्वालिफाइड इंडिविजुअल को चुने। तो ये दो फैक्शंस आपस में बट गए। जो पहला फैक्शन था, जो बड़ा फैक्शन था, वो आगे जाकर सुन्नी कम्युनिटी में बदला, और इनका कहना था क्वालिफाइड इंडिविजुअल होना चाहिए हु शुड बी सेलेक्टेड वाया कंसेंसस। तो इनके हिसाब से जो पहला सक्सेसर हुए प्रॉफिट मोहम्मद के, वो थे अबू बकर। अगर शिया कम्युनिटी की बात करें तो इनका कहना था कि खून का रिश्ता, ब्लड रिलेशनशिप इज मस्ट, एंड हेंस इनके हिसाब से अली
was chosen as the successor of Prophet Muhammad because अली जो थे वो Prophet मोहम्मद के फर्स्ट कजन थे एंड ऑल्सो Prophet मोहम्मद की जो यंगेस्ट डॉटर थी फातिमा, उनसे अली ने शादी किया था। तो इसकी वजह से अली जो थे ही वॉज चूजन टू सक्सीड इन शिया कम्युनिटी। तो ये बंटवारा शिया और सुन्नी का प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सेशन के बाद स्टार्ट हुआ और ये सक्सेशन की जो लड़ाई है ये अभी तक चल रही है। अभी तक शिया सुन्नी की लड़ाई वैसी ही है जैसे पहले थी। शिया के कम्युनिटी में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। शिया लोग का मानना होता है कि अल्लाह गॉड ऑलवेज प्रोवाइड्स अ गॉड गाइड। अल्लाह जो है वो हमेशा एक गाइड इस दुनिया पे भेजते हैं। पहले वो इमाम को भेजे थे, इमाम का मतलब प्रोफेट, तो अल्लाह ने पहले प्रोफेट्स को भेजा। अब प्रोफेट्स तो है नहीं, अब अल्लाह किनको भेजता है? आयतुल्लाहs को, द एक्सपीरियंस शिया स्कॉलर्स। इसलिए शिया कम्युनिटी कंट्री में जैसे ईरान हो गया, वहां पे आप आयतुल्लाहs का कॉन्सेप्ट देखोगे, लेकिन सऊदी अरेबिया जो एक सुन्नी बहुमूल्य देश है, वहां पे इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता है। इसलिए शिया कम्युनिटी हमेशा से मानता है कि गॉड ऑलवेज प्रोवाइड्स अ गाइड। लगभग 1.5 बिलियन मुस्लिम्स में से 85% मुस्लिम सुन्नी और मात्र 15% कम्युनिटी शिया है। अगर हम बात करें शिया मुस्लिम्स ज्यादा कहां रहते हैं, तो इराक में रहते हैं, ईरान में रहते हैं, यमन में लगभग 40% शिया है। अगर सुन्नी की बात करें तो पूरे दुनिया में हर जगह आपको सुन्नी मिलेगा। इंडिया में भी सुन्नी मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तान भी सुन्नी है, सऊदी अरेबिया सुन्नी है, इजिप्ट सुन्नी है, यूएई सुन्नी है, यमन में लगभग 60% सुन्नी रहते हैं। इंडिया में केवल शिया आपको बहुत ही लिमिटेड जगह मिलेगा, जैसे कारगिल में। तो कारगिल जो है लद्दाख रीजन में, वहां पे आपको शिया मुस्लिम्स मिलते हैं। शिया सुन्नी में आपस में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अगर आप शिया की बात करो तो ये देखो 12 फैक्शन, तो ईरान में आपको जो है वो 12 शिया मिलते हैं। लेकिन जो हूदी का नाम सुने हो आप, हूदी कहां पे नाम सुना होगा आपने? यमन में, वो जैदी शियाइट्स हैं। तो अलग अलग शिया आपको अलग अलग जगह पाए जाते हैं। जैसे सुन्नी में अगर बात करें तो सऊदी अरेबिया में जो सुन्नी है वो वहाबी फैक्शन से बिलोंग करते हैं। अगर अल्जीरिया या मोरक्को या यूएई में जो माइनॉरिटी है उनकी बात करें तो वो मलिकी सुन्नी। तो शिया सुन्नी में आपस में भी बहुत सारे डाइवर्सिटी है और यही मिडिल ईस्ट के पॉलिटिक्स को पेचीदा बना देता है। That there is one confrontation going between Shia Sunni and the other small confrontation is going among the Shia themselves, among the Sunni themselves. अब ये जो शिया सुन्नी की लड़ाई है ये प्रोफेट मोहम्मद के जाने के बाद स्टार्ट हुई। उसके कई दशकों तक सुन्नी कम्युनिटी हमेशा से डोमिनेट किया, बिकॉज पॉपुलेशन में ज्यादा था। तो कई दशकों तक सुन्नी का डोमिनेंस रहा इस्लामिक कम्युनिटी में। इसको सबसे पहली बार किसी ने चैलेंज किया, वो था सफविद डायनेस्टी, जिनका गढ़ था पर्शिया में, जो आज ईरान है। तो सफविद डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट टू चैलेंज द सुन्नीज। और जब सफविद डायनेस्टी था तो उस समय सुन्नी का डायनेस्टी कौन था? वो था ऑटोमन। तो जो ऑटोमन डायनेस्टी था वो सुन्नी बहुमूल्य था, सुन्नी डोमिनेंट था, और जो सफविद डायनेस्टी था दे रिप्रेजेंटेड शिया इस्लाम एंड दे मेड देयर हेडक्वार्टर्स इन पर्शिया इन मॉडर्न डे ईरान। तो ये लड़ाई चला सफविद और ऑटोमन्स के बीच में। ये देख सकते हैं आप, ये सफविद एम्पायर है एंड दिस इज द ऑटोमन एम्पायर। इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा चला। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया, सफविद एम्पायर कोलैप्स हो गया। आप देख सकते हैं इधर मुगल एम्पायर है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स, सफविद एम्पायर कोलैप्स। तो सफविद एम्पायर कोलैप्स हो गया तो ये जाके ईरान बना। ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ तो इजिप्ट बना, सऊदी बना, सीरिया बना, ऐसे सारे इराक बना। तो ये सारे कंट्रीज जो हैं, आज जो हम कंट्रीज देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में, वो यहीं से निकल के आ रहे हैं। तो जब ये एम्पायर्स कोलैप्स हुए तो ईरान बन गया शिया इस्लाम का लीडर, और इधर जो ऑटोमन एम्पायर के जो कंट्रीज निकले वो बन गए सुन्नी डोमिनेंट कंट्री। तो ये लड़ाई आपको इस तरीके से चला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक चला।
उसके बाद साउथ जो पूरा मिडिल ईस्ट है उसमें काफी ज्यादा शांति आ गई। जब सफविद एम्पायर कोलैप्स हुआ, ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ, सो मिडिल ईस्ट में एक शांति सी आ गई, कोई लड़ाई झगड़ा ज्यादा नहीं हुआ। क्यों लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ईरान जो सफविद एम्पायर से निकला ये प्रो यूएस हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। जो यहां के कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया, ये भी प्रो यूएस थे। एक और जो इजराइल है, क्योंकि आपको पता है मिडिल ईस्ट में दो लड़ाई है, एक तो सऊदी और ईरान की लड़ाई है, शिया सुन्नी की लड़ाई, और दूसरी लड़ाई है मुस्लिम वर्सेस यहूदी इजराइल। लेकिन ये तीनों कंट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पास अगर आप देखेंगे तो ये तीनों कंट्री अमेरिका के काफी क्लोज थे। अमेरिका के ही खास लीडर्स इन तीनों कंट्री में थे, तो कोई झगड़ा होने का सवाल था नहीं। सो 1979 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1979 तक इस पूरे एरिया में ना ही आपस में दो धर्म लड़ रहे थे, ना ही एक धर्म के दो लोग लड़ रहे थे। सो देयर वाज नो कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन शिया सुन्नी, छोटे मोटे थे, बड़े लेवल पे कहीं नहीं थे। एंड देयर वाज आल्सो नो कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द यहूदीज, बिकॉज ऑल दीज थ्री कंट्रीज वर लेड बाय प्रो यूएस पीपल। इन तीनों के लीडर अमेरिका के साथ काफी अच्छा रिश्ता रखते थे। तो अगर आप मिडिल ईस्ट को 1979 के पहले की बात करें तो 1979 में अगर आप ईरान और यूएस के रिलेशन देखोगे तो काफी अच्छा था। आज जो दोनों के बीच में इतनी दुश्मनी है, 1979 के पहले तो घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। इनफैक्ट आप देखोगे ईरान में 1951 में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ पहली बार, और उसमें प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसद्देक चुन के आए ईरान में। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर चुन के आए थे ईरान में, मोहम्मद मोसद्देक, ये बहुत हार्डकोर इस्लामिक लीडर थे और ये वेस्ट के इन्फ्लुएंस को खत्म करना चाहते थे मिडिल ईस्ट से। और इन्होंने किया क्या? इन्होंने ईरान के जितने भी ऑयल इंडस्ट्री है उन सबको नेशनलाइज किया, मतलब स्टेट अपने कंट्रोल में ले आया सारे ऑयल इंडस्ट्री को ईरान में। तो मोहम्मद मोसद्देक के समय जो 1951 में ईरान में चुन के आए थे, इन समय थोड़ी सी रिलेशन प्रॉब्लम में आई। लेकिन फिर हुआ क्या? आखिरकार वेस्ट को तो तेल चाहिए था ईरान से, तो वेस्ट ने क्या किया? 1953 में एक कू हुआ, मिलिट्री कू। और मिलिट्री कू में प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसद्देक जो डेमोक्रेटिकली चुन के आए थे, इनको सत्ता से हटा दिया गया और इनके बदले ईरान में मोनार्की लाया गया। और मोनार्की के लीडर कौन थे? मोनार्क शाह मोहम्मद रजा पहलवी। सो अब देखिए वेस्ट कंट्री कैसे करता है। अभी बांग्लादेश में भी बहुत लोग कह रहे हैं कि हो सकता है अमेरिका का हाथ हो। तो किस तरीके से 1951 में जो ईरान के एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे उनको मिलिट्री कू में हटा दिया गया, और इसको सपोर्ट किया सीआईए ने, यूनाइटेड किंगडम ने, क्योंकि ये तेल को नेशनलाइज कर रहे थे। और ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं था, बिकॉज उस समय सब तेल के भूखे थे, एवरीवन वाज डिमांडिंग ऑयल। तो शाह मोहम्मद रजा पहलवी को पावर में लाया गया। और जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी में थे तब क्या, ईरान यूएस का रिलेशन काफी बढ़िया रहा। सो अगर हम 2 साल छोड़ दें 1951 टू 53 जब प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसद्देक पावर में थे, उसके अलावा ईरान यूएस का रिलेशन बहुत अच्छा था। इनफैक्ट आप देखो ये जो बगदाद पैक्ट है जो 1955 में साइन हुआ था, इसमें यूनाइटेड किंगडम है, टर्की है, ईरान है, पाकिस्तान है और इराक है। ये सारे कंट्रीज एक बगदाद पैक्ट में अपने आप को ज्वाइन किए थे, और इसका काम क्या था? टू कंटेन सोवियत एक्सपेंशनिज्म, सोवियत एक्सपेंशनिज्म को रोकना था। इसके अलावा पहलवी जो है वो एक कंसोर्टियम एग्रीमेंट किए 1954 में, जिसके अंदर जो ईरानियन ऑयल है, जो ईरान में तेल है, उसका प्रोडक्शन, उसका ओनरशिप आधा आधा हो जाएगा। आधा ईरान के पास होगा और आधा वेस्टर्न कंपनीज के पास होगा, और यही वेस्टर्न कंट्रीज चाहते भी थे। इसके अलावा मोनार्क मोहम्मद रजा शाह पहलवी ने व्हाइट रिवॉल्यूशन को ईरान में इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर वो बहुत ज्यादा सेक्टर्स लिबरलाइजेशन किए,
तो वेस्टर्न कंपनीज को फायदा हुआ ईरान से। तो ये ईरानियन लोग को पसंद नहीं आ रहा था। आप देखिए, यही प्रॉब्लम होता है डिक्टेटर कम्युनिस्ट कंट्रीज का, जैसे बांग्लादेश में है। लोग खफा हैं, लोग को आक्रोश है किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर अमेरिका, हमारे धरती में, हमारे एरिया में आकर घुस के हमारे ही डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पावर से हटा दिया और आज हमारे ही तेल को कंज्यूम करके पैसा कमा रहा है। तो बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बट वो सारे प्रोटेस्ट को मोहम्मद रजा शाह पहलवी बंद कर देते थे, प्रोटेस्ट होने ही नहीं दिए। एंड पीपल वर सो एंग्री, और वो एंगर क्या होगा आने वाले टाइम में फूटेगा। अगर बात करें सऊदी अरेबिया ईरान की दोस्ती, वो भी अच्छी थी, बिकॉज सऊदी अरेबिया का रिलेशन यूएस के साथ अच्छा था, और ईरान तो यूएस का अच्छा है ही। तो इसलिए सऊदी ईरान के बीच में जो शिया सुन्नी की कॉन्फ्लिक्ट है, ये 1979 तक नहीं थी। अगर इजराइल ईरान की बात करें, आज जो इजराइल ईरान किसी भी समय लड़ सकते हैं, वो भी एक जमाने में काफी घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। इनफैक्ट आप देखोगे, ईरान वॉज द सेकेंड मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री टू रिकॉग्नाइज इजराइल आफ्टर इट वॉज फाउंडेड इन 1948। बट कुछ समय तक प्रॉब्लम में रहा, जब 1951 में ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसद्देक पावर में आए, उस समय एंटी जायनिज्म मोबिलाइजेशन हुआ। तो ये केवल 2 साल तक था, बट इन जनरल इजराइल ईरान के बीच में काफी अच्छा दोस्ती था। और ये दोस्ती अच्छा क्यों था, आप यहां पे देखें, तेहरान एंड तेल अवीव हैड एक्सटेंसिव मिलिट्री एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इजराइल नीडेड ईरान मोर देन ईरान नीडेड इजराइल। ईरान को इजराइल से क्या चाहिए था? वेपन्स एंड बहुत सारी चीज, वो तो ईरान को कोई और भी दे देता। लेकिन इजराइल को ईरान बहुत चाहिए था, बिकॉज जब इजराइल बना 1948 में, तो मोस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज ने इजराइल को बॉयकॉट किया, रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। और इजराइल को हमेशा से सपोर्ट चाहिए था। इजराइल चाहता था कि बहुत सारे कंट्रीज उसको रिकॉग्नाइज करें, तभी इजराइल की लेजिटिमेसी बढ़ेगी। और ईरान जो इस समय मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री है, अगर वो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो इजराइल की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बढ़ जाती है। इसलिए इजराइल जो है वो ईरान का सपोर्ट कभी नहीं खोना चाहता था, एंड इजराइल प्रोएक्टिवली सपोर्टेड ईरान इन एवरीथिंग। जैसे आप एक चीज देख सकते हैं कि जो ईरानियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस है, जिसको सवाक कहते हैं, इसको ट्रेन किया था इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने। तो इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर एकदम बिल्कुल कंप्लीटली फोकस था, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रहा है, जहां पे सारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज एंटी जायोनिज्म, एंटी इजराइल में बिलीव करते हैं, और दूसरी तरफ ईरान जो कि मुस्लिम बहुमूल्य कंट्री है, वो आपको दोस्ती निभा रहा है। तो इजराइल को इससे और क्या ज्यादा चाहिए। तो इसलिए देख सकते हैं 1979 के पहले तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन एक चीज आप समझ रहे होंगे कि गुस्सा किसमें है? ईरान के लोगों में। और वो गुस्सा अब फूटने वाला है। अब आया ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशन 1979 में, और इसने मिडिल ईस्ट को पूरा बदल दिया। इसके बाद से सारे लड़ाई झगड़े, प्रॉक्सी वॉर, शैडो वॉर, कोल्ड वॉर, सब कुछ यहां से स्टार्ट होता है। तो ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन में क्या हुआ? ईरान की जो मोनार्की थी मोहम्मद रजा शाह पहलवी की, इसको हटा दिया गया। ये देश छोड़ के भाग गए। देश में रेफरेंडम हुआ, और उस रेफरेंडम में जो सबसे बड़े चहीते निकल के आए, वो थे उस प्रोटेस्ट के लीडिंग फिगर, एक बहुत इंपॉर्टेंट शिया इमाम क्लेरिक आयतुल्ला रुहोला खामीनी। इनकी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, और ये जब पावर में आए तो इन्होंने ईरान को एक शिया इस्लामिक थियोक्रेटिक रिपब्लिक में कन्वर्ट किया। जो ईरान सेक्युलर था अंडर पहलवी, नाउ ईरान विल बी फॉलोड, नाउ ईरान विल बी मूविंग अहेड विद इस्लामिक प्रिंसिपल्स। इसलिए शिया इस्लामिक थियोक्रेटिक रिपब्लिक, थियोक्रेटिक का मतलब स्टेट एस्टैब्लिश्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ रिलीजन। By this, he became the founder of Islamic Republic of Iran and the leader of the 1979 Iranian Revolution. He became the first supreme leader of Iran,
सुप्रीम लीडर को आप कह सकते हो प्रेसिडेंट इंडिया में, जैसे कह लो आप, फ्रॉम 1979 अंटिल हिज डेथ इन 1918। सो आयतुल्ला रुहोल्लाह खमीनी ने, क्योंकि आयतुल्ला रुहोल्लाह खमीनी, आपको जान के आश्चर्य होगी कि इनको देश छोड़ के भागना पड़ा था, बिकॉज रजा शाह पहलवी के समय ये काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करते थे, तो इनके जान का खतरा था। तो ये कभी इराक भागे, कभी जर्मनी गए, बहुत सारे कंट्री में ये भागते रहते थे। जब ये रिवॉल्यूशन हुआ और जिस तरीके से शेख हसीना को भागना पड़ा, मोहम्मद रजा पहलवी भागे, तो ये उस समय पेरिस में थे। पेरिस से फिर ये फ्लाइट लेके यहां पे आए, लैंड किए, और जब आए तो लोगों का एक भरपूर सपोर्ट था इनके लिए। और ये देख सकते हैं कुछ ग्लिम्स उस रिवॉल्यूशन का। ये देख सकते हैं आप, मोहम्मद रजा शाह पहलवी हैं, ये है हमारे आयतुल्ला रुहोल्लाह खमीनी, और अभी करेंटली जो आयतुल्ला है आयतुल्ला अली खमीनी। तो दो ही आयतुल्लाज अभी तक हुए हैं, बिकॉज इनको कोई टेन्योर नहीं है, जब तक ये जीवित हैं तब तक ये पावर में रह सकते हैं। अब ईरान देखो आप इस तरीके से काम करता है, सारे बॉडीज जो है ईरान के, वो सुप्रीम लीडर के अंदर काम करते हैं। आर्म फोर्स की बात करें तो एक तरफ आर्मी है, दूसरी तरफ पुलिस है। पुलिस के अंदर मोरालिटी पुलिस है, जो हिजाब विजाब को कंपलसरी एनफोर्स करता है। लेकिन जो सबसे खास चीज है वो आप देख सकते हैं, IRGC, इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स। ये किसने बनाया? या आयतुल्ला रुहोल्लाह खमीनी जब 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद आए तो इन्होंने IRGC का गठन किया। क्यों गठन किया? आर्मी तो था ही, तो क्यों इन्होंने एक पैरेलल आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया? बिकॉज IRGC का अपना आर्मी है, अपना नेवी है, अपना एयरफोर्स है, बहुत स्ट्रांग है। तो क्यों आयतुल्ला रुहोल्लाह खमीनी ने आर्मी के अगेंस्ट IRGC बनाया? बिकॉज ये जो पूरा आर्मी है, ये किसके अंदर काम कर रहा था? रजा शाह पहलवी के अंदर। और यही आर्मी ने 1953 के अंदर मिलिट्री कू किया था अगेंस्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसद्देक के अंदर। सो इसलिए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला रुहोल्लाह खमीनी को आर्मी पे ज्यादा भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने आर्मी के दबदबा को कम करने के लिए ईरान में एक पैरेलल आर्मी बनाया जो IRGC है। तो IRGC का जो काम है वो आर्मी से अलग है। आर्मी का काम है देश को खतरा से बचाना। IRGC का काम है इस्लामिक विचारधाराओं को खतरा से बचाना। अगर कोई भी खतरा इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ ईरान पे आता है, इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ ईरान पे आता है, वो IRGC बचाएगा। तो IRGC का आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, आर्मी का काम है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। और यही IRGC का जो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है वो है कुड्स फोर्स। सो ये देख सकते हैं आप, IRGC जो है, तो IRGC जो है वो ईरान को इंटरनल प्रॉब्लम से बचाता है। और IRGC का जो बाहर का काम है, जो बाकी ग्रुप्स के साथ टाई अप करना, वो काम करता है कुड्स फोर्स, जो IRGC का डी फैक्टो एक्सटर्नल अफेयर्स ब्रांच है। क्योंकि आपको पता है ईरान जो है, जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ 1979 में, उसके बाद से ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को फैलाया, जिसको हम एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस भी कहते हैं। जैसे आप देखो, इराक में कताब हिजबुल्लाह, लेबनान में हिजबुल्लाह, पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में हमास, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, यमन में हूदी मूवमेंट, सीरिया में कुव्वत अल रिधा, अल अश्तर ब्रिगेड्स बहरीन में। तो ये सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स ईरान बनाया पूरे मिडिल ईस्ट में। तो इन सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन था वो IRGC करता था, लेकिन क्योंकि IRGC ईरान में था, तो IRGC के बिहाफ में इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो टाई अप करता था वो था कुड्स फोर्स। तो कुड्स फोर्स इज द एक्सटर्नल विंग ऑफ इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स, और इनका काम है इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामिक रिवॉल्यूशन के प्रिंसिपल्स, एसेंस, उसको बचा के रखना। और इस तरीके से प्रॉक्सी ग्रुप्स चारों तरफ फैले हुए हैं। अब आखिरकार ईरान ने इन सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स को बनाया क्यों, या क्यों सपोर्ट करता है? बिकॉज ईरान, आपको पता है, बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। इजराइल को एक तरफ जब मांगता है अमेरिका, उसको सारे वेपन देता है, बट ईरान को कौन देगा? तो ईरान अगर देखा जाए तो उस सेंस में उसके पास ज्यादा वेपन्स और ये सब नहीं है। जैसे अगर आप देख लो पाकिस्तान इंडिया के बीच में, इंडिया एक बहुत पावरफुल कंट्री है अनलाइक पाकिस्तान,
तो पाकिस्तान इंडिया से कभी भी ट्रेडिशनल वॉर में नहीं जीत सकता है, इसलिए पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट प्रॉक्सी नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रमोट करता है इंडिया को परेशान करने के लिए। सेम ईरान का भी यही प्रॉब्लम है कि ईरान क्योंकि सैंक्शन से जूझ रहा है, ईरान के पास जो पहले मिलिट्री वेपन्स आते थे जब वो अमेरिका का खास अच्छा मित्र था, अब तो है नहीं वो मित्र, तो जो भी वेस्ट के कंट्री सपोर्ट करते थे वो नहीं करते हैं उसको। कुछ रशिया से आ जाता है, बट जो वेस्ट से आता था वो सब बंद हो चुका था। तो अगर ईरान को इजराइल को परेशान करना है, सऊदी अरेबिया शिया सुन्नी कंट्री को परेशान करना है, तो वो क्या करेगा, इन प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू उसको अटैक करेगा। इसीलिए ईरान ने इस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में 1979 के बाद, तो आप देख सकते हैं 1979 के बाद इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स बना, कुड्स फोर्स बने, इस सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स धीरे धीरे करके मिडिल ईस्ट में बनाए गए और यहां से स्टार्ट होता है सऊदी अरेबिया का रिस्पॉन्ड करना। तो जब आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी पावर में आए तो वो चाहते थे इस्लामिक कम्युनिटी का लीडर बनना, और उसका लीडर होगा कौन, शिया कम्युनिटी। तो आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी शिया विचारधारा को प्रमोट करना स्टार्ट किए। तो सऊदी अरेबिया जो बगल की देश थी उसको पैनिक हुई, और सऊदी अरेबिया ने शिया आइडियोलॉजी को काउंटर करने के लिए वहाबिज्म को प्रमोट करने लगा, जो सुन्नी आइडियोलॉजी था। तो एक तरफ सऊदी वहाबिज्म प्रमोट करने लगा और एक तरफ आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी शिया इस्लाम को प्रमोट करने लगे, और इससे क्या हुआ, प्रॉक्सी वॉर्स स्टार्ट हो गया। तो जो शिया सुन्नी की लड़ाई काफी सालों तक टाइम तक शांत पड़ी थी, 1979 के बाद अब सऊदी ईरान के बीच में प्रॉक्सी वॉर्स का दौर स्टार्ट हो चुका था। इसमें एक प्रॉक्सी वॉर जो अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला है 2011 के बाद से, वो है सीरिया में। अब सीरिया में क्या है आपका कि सीरिया जो है वो एक सुन्नी डोमिनेंट कंट्री है, लेकिन जो सीरिया के प्राइम मिनिस्टर हैं बशर अल असाद, वो एक शिया कम्युनिटी से आते हैं। तो सोचो, मतलब आप इस तरीके सोचो कि सीरिया में जो मेजॉरिटी है सुन्नी, उसको गवर्न कौन कर रहा है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का पर्सन बशर अल असाद। तो इनको सपोर्ट कौन कर रहा है, बिकॉज ये शिया है तो ईरान सपोर्ट कर रहा है, और ईरान सपोर्ट कर रहा है तो रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ सीरिया में जो फैक्शन है उनको सपोर्ट कौन करेगा, सऊदी और यूएस। येमेन में भी इस तरीके से चल रहा है। अगर आप येमेन की बात करें तो ये देखो आप येमेन का पॉपुलेशन, येमेन में इधर के जो लोग हैं नॉर्थ येमेन में, ये सारे शिया हैं, वो लगभग 40% येमेन के पॉपुलेशन है। और जो पूरा साउथ है ये पूरा आपका सुन्नी है, और ये लगभग 60% पॉपुलेशन है। तो पहले सुन्नी का पूरा कंट्रोल हुआ करता था, मंसूर हैदी करके एक पर्सन थे, इनका पूरा कंट्रोल था। और मंसूर हैदी क्योंकि सुन्नी कम्युनिटी के थे तो वो शिया को वो रिस्पेक्ट नहीं देते थे, इसलिए शिया जो है वो अब अपने रिस्पेक्ट के लिए खड़ा उतरा, और यही शिया आगे जाकर ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुदी, और इसको सपोर्ट किया आईआरजीसी, इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स ने, और ईरान ने मतलब सपोर्ट किया। और इधर जो साउथ के जो सुन्नी लोग हैं इनको सपोर्ट किया सऊदी, यूएस। सो येमेन में इस तरीके से शिया सुन्नी की लड़ाई चल रही है, प्रॉक्सी वॉर चल रही है, जिसकी वजह से अगर आप येमेन को देखोगे तो येमेन इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट कंट्री फेसिंग द मोस्ट डिफिकल्ट कैटास्ट्रॉफिक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो ये जो प्रॉक्सी वॉर का दौर है ये अब पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर दिया, और कर भी रहा है। तो एक चीज समझ में आ गया आपको किस तरीके से 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद शिया सुन्नी की लड़ाई स्टार्ट हुई। अब खमीनी जब पावर में आए थे 1979 में, तो वो इजराइल के ऊपर भी काफी ज्यादा गुस्से में। उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो लिटिल सेटन है और अमेरिका ग्रेट सेटन है। सेटन का मतलब आप सोचो शैतान। तो अमेरिका इज द ग्रेट सेटन एंड इजराइल हु इज द लिटिल सेटन सिटिंग ऑन द लैप ऑफ अमेरिका। और इजराइल को परेशान करने के लिए ईरान ने इस तरीके से रेसिस्टेंस एक्सिस नेटवर्क पूरा बनाया, हिजबुल्लाह को प्रमोट किया, हमास को साथ सपोर्ट किया। और खमीनी जो है आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी, वो पैलेस्टीन कॉज के लिए खड़े उतर गए। इजराइल को घेरने के लिए वो पैलेस्तीन को बहुत ज्यादा प्रमोट करने लगे, और इनके पीछे खमीनी का अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी था। पैलेस्तीन का इश्यू खमीनी ने
चेंज कर दिया। पहले पैलेस्तीन का जो मुद्दा है उसको हम अरब नेशनलिज्म से देखते थे कि अरब में कुछ लोग हैं जिनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन जब आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमीनी जब पावर में आए तो उन्होंने पैलेस्तीन को एक इस्लामिक मुद्दा बना दिया कि कुछ मुस्लिम्स इजराइल के द्वारा मारे जा रहे हैं। ये खमीनी ने इसीलिए किया क्योंकि आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमीनी इस्लामिक कम्युनिटी के लीडर बनना चाहते थे, और वो लीडर तभी बन सकते थे जब शिया सुन्नी दोनों का वो भरोसा जीतते। तो इसीलिए उन्होंने इस पूरे पैलेस्तीन का मुद्दा काफी पकड़ा और इजराइल को अटैक करने लगे। बिकॉज अगर वो ये कर रहे थे, जब पैलेस्तीन का ये मुद्दा उठा रहे थे, तो इनका कहना था कि कुछ मुस्लिमों को इजराइल मार रहा है, और वो मुस्लिम थे कौन उस इलाका में? सुन्नी। तो आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमीनी जो एक शिया है, वो हम जो पूरे पैलेस्तीन में जो लोग हैं सुन्नी लोग हैं, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। बिकॉज आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमीनी चाहते थे वो पूरे इस्लामिक कम्युनिटी के लीडर बने, वो शिया सुन्नी दोनों का भरोसा रखें, और वो चाहते थे वो तभी हो सकता है जब सऊदी अरेबिया को लोग डिसरिस्पेक्ट करें। तो वो सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया का यूएस से काफी अच्छा दोस्ती है और यूएस का इजराइल के साथ अच्छा दोस्ती है, तो आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमीनी जो है वो पैलेस्तीन के मुद्दे से इजराइल के थ्रू सऊदी अरेबिया को घेरना चाहते थे। सो आयतुल्लाह रुहुल्लाह जब खमीनी पावर में आए तो ये लिटिल सेटन इजराइल के अगेंस्ट लड़ाई स्टार्ट हो गया, और इसको कहां प्रॉक्सी वॉर देखने को मिला? लेबनान में। तो इजराइल और ईरान, इसका प्रॉक्सी वॉर कहां देखने को मिलता है? लेबनान में। अब लेबनान आप देखोगे इस तरीके का डेमोग्राफी, ये देखो आप लेबनान है, और ये देखो आप इजराइल है, ये आपका वेस्ट बैंक है, और ये गाजा पट्टी है। लेबनान का अगर आप देखोगे तो लेबनान के साउथ में शिया लोग रहते हैं, कुछ अगर सुन्नी छोड़ दो तो मैक्सिमम शिया यहां रहते हैं। यहां पे क्रिश्चियंस रहते हैं, यहां पे सुन्नी रहते हैं। तो इस लेबनान की जो डेमोग्राफी है वो काफी पेचीदा है। अब हुआ क्या कि जब यहां पे पैलेस्टीनियन लड़ रहे थे, जो उस समय पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, इसके जो गुरिल्ला फाइटर्स थे, वो जब इजराइल से लड़ रहे थे तो ये लोग भाग के यहां चल जाते थे लेबनान में छुपने। तो फिर इजराइल ने क्या किया, इस पीएलओ के गुरिल्ला फाइटर्स को मारने के लिए लेबनान को ही कब्जा ले लिया। तो जब लेबनान को एक फॉरेन पावर इजराइल ने कब्जा लिया, तो जो लेबनान के शिया हैं, जो कि एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन रखते हैं लेबनान में, उनको लगा कि अब समय आ गया है इजराइल से लड़ने का। तो यही शिया फाइटर्स आगे जाके हिजबुल्लाह बने, और इनको पूरा बनने में सपोर्ट किसने किया? इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स ने। तो इस तरीके से हिजबुल्लाह को आईआरजीसी ने जन्म दिया कि हिजबुल्लाह के थ्रू इजराइल को परेशान किया जा सके। तो हिजबुल्लाह ऑरिजिनेटेड ड्यूरिंग दिस लेबनीज सिविल वॉर। ये जब लेबनीज में सिविल वॉर चल रहा था 1975 से 90 के बीच में, और ये सिविल वॉर किसके बीच में था? क्रिश्चियंस वर्सेस मुस्लिम्स के बीच में। ये लेबनान में जो क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि जब ये मुस्लिम्स, ये पैलेस्तीनी जो पैलेस्तीन में मुस्लिम्स रहे थे, जब ये भाग के जा रहे थे तो ये बात क्रिश्चियंस को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि क्रिश्चियंस को लगा कि हम माइनॉरिटी हो जाएंगे। तो इसलिए लेबनीज सिविल वॉर हुआ, और इन क्रिश्चियंस को सपोर्ट किसने किया? इजराइल ने, इन मुस्लिम्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए। तो इसलिए ये जो मुस्लिम फैक्शन है, इन्होंने आगे जाकर हिजबुल्लाह बनाया। तो ये प्रॉक्सी वॉर लेबनान में स्टार्ट हो चुका था। इसके अलावा प्रॉक्सी वॉर गाजा पट्टी में भी हो गया, वो तो अभी भी चल रहा है। हमास, अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हमास एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, और आईआरजीसी और जो पूरा ईरान है वो एक शिया है। लेकिन तब भी ईरान सपोर्ट करता है हमास को, बिकॉज मैंने पहले भी कहा, रुहुल्लाह खमीनी उस समय और अभी के जो आयतुल्ला है अली खमीनी, ये चाहते इस्लामिक कम्युनिटी का लीडर बनना, और लीडर बनने के लिए आपको मुद्दा चाहिए। मुद्दा यही है जो वो ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हमास को सऊदी सपोर्ट ना करे, तभी ईरान कह सकता है कि हम तो सुन्नी के लिए भी खड़े होते हैं। इसलिए ईरान हमास के साथ बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। बट पहले ये हमेशा से इन दोनों के बीच में रिश्ता नहीं था, ईरान और हमास के बीच में हमेशा से अच्छे इक्वेशंस नहीं रहे। अगर हम सीरियन सिविल वॉर की बात करें, जो भी मैं डिस्कस किया, बशर अल असद जो कि एक शिया है, वो सुन्नी से लड़ रहे थे सीरिया में, तो हमास जो है वो सीरिया में
बशर अल असद के अगेंस्ट लड़ रहा था, बिकॉज हमास सुन्नी है और बशर अल असद शिया थे। लेकिन जब सीरिया सिविल वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद ईरान और हमास की दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ गई। सो जिस तरीके से सीरिया और येमेन में प्रॉक्सी वॉर चल रहा है ईरान और सऊदी के बीच में, वैसे ही गाजा पट्टी और लेबनान में प्रॉक्सी वॉर चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। और प्रॉक्सी वॉर के अलावा एक डायरेक्ट शैडो वॉर भी चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। उसमें इजराइल आपको पता है कि जनरली साइबर अटैक्स करता है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में, डायरेक्टली न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को मार देता है। तो दूसरी तरफ ईरान जो है वो अपने एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस ग्रुप के थ्रू इजराइल ओन्ड ऑयल टैंकर्स को रेड सी में हमला करते हैं, साइबर अटैक्स करता है ईरान। तो इस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में प्रॉक्सी वॉर लेबनान गाजा पट्टी में और शैडो वॉर डायरेक्टली चल रहा। और ये सारे चीजें स्टार्ट हुई 1979 में। अगर आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमीनी नहीं आते तो इतिहास मिडिल ईस्ट का कुछ और होता। अब ये देख सकते हैं आप जो गाजा पट्टी में चल रहा है इजराइल वर्सेस ईरान के बीच में। अब ईरान को चाहिए क्या? आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमीनी जब 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन किए थे तो उनको चाहिए क्या? वो चाहते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। उनको यह मानना है कि दुनिया में इस्लामिक सिविलाइजेशन का दबदबा। So the long-term project of the Islamic Revolution, which happened in 1979, has been to restore an Islamic civilization with Iran's Shiite Islamists at the helm. कि इस्लामिक सिविलाइजेशन का दबदबा हो और उसमें शिया इस्लाम टॉप पे हो। और इसमें सबसे बड़ा खतरा कौन है, सबसे बड़ा अटकले कौन देगा, सबसे बड़ा बॉटलनेक कौन है? वो है लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जिसको आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमीनी ग्रेट सेटन कहते हैं। तो जब तक दुनिया से वेस्टर्न सिविलाइजेशन खत्म नहीं होगा तब तक इस्लामिक सिविलाइजेशन बढ़ नहीं सकता है। इसीलिए द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ऑफ आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमीनी इज टू वाइप आउट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड पुट इस्लामिक सिविलाइजेशन एट द टॉप, लेड बाय शिया मुस्लिम्स। इसीलिए रुहुल्लाह खमीनी उस समय से और अभी अली खमीनी ये सपोर्ट करते हैं इस्लामिक सिविलाइजेशन लेड बाय ईरान, रसू सैल्विक सिविलाइजेशन लेड बाय रशिया एंड कॉन्फ्यूशियस कम्युनिस्ट सिविलाइजेशन लेड बाय चाइना। ये तीनों सिविलाइजेशन को ईरान मिलाकर वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अगेंस्ट यूज करना चाहता है और यही है ईरान का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। इसीलिए वो हमेशा इस तरीके के मौके को ढूंढते रहता है किस तरीके से वो वेस्ट को घेरे। इसलिए ईरान जो है वो कभी भी बैकआउट नहीं करेगा इससे, वेस्ट से, बिकॉज ईरान का जो पूरा फाउंडेशन है, जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन का विचारधारा है, वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पे ही एस्टैब्लिश किया गया। तो सऊदी अरेबिया में ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी जैसा ईरान में चीजें देखने को मिलती है। इजराइल की क्या परेशानी कि इजराइल क्यों ईरान के साथ हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते रहता है, क्रिएट चाहता भी है कि प्रॉब्लम हो, बिकॉज इजराइल में जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, अगर आप देखोगे 2022 में चुनाव में जो लिक्विड पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, 120 सीट जो सेनेट में है, जो पार्लियामेंट में चाहिए, उनमें केवल 32 सीट है इनके पास। तो इजराइल की जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत सारे ऐसे पार्टीज के भरोसे हैं जो फार राइट पार्टीज है, जैसे यूटीजे हो गया, ओट्जमा हो गया, शाज हो गया। तो ऐसे जितने भी पार्टीज हैं, सारे राइट विंग पार्टीज हैं जो हमेशा से पैलेस्तीन को खत्म करना चाहते हैं, ईरान को खत्म करना चाहते हैं। सो इसीलिए वॉर जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ इजराइल में प्राइम मिनिस्टर को अपना सत्ता बचाना है, क्योंकि वॉर खत्म हुआ तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ेगा। और जब तक वॉर चलेगा, जितना ज्यादा इजराइल हमास में सुन्नी लोग को मारेगा, उतना ही ज्यादा ईरान के पास मुद्दा है इस्लामिक कम्युनिटी के लीडर को बनने का, उतना ही ज्यादा मुद्दा है ईरान को क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन करने का। एंड बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल कंपल्शंस ऑफ दीज टू लीडर्स, द होल मिडिल ईस्ट इज इन क्राइसिस। और जब तक ये लोगों को अकल नहीं आएगी कि इस वॉर को रोकना चाहिए, एक प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन निकालना चाहिए, तब तक ये वॉर इसी तरीके से चलता रहेगा। एंड एज ऑफ नाउ 37,000 पीपल हैव बीन किल्ड। आई डोंट नो हाउ मेनी मोर लाइव्स हैव टू बी सैक्रिफाइस्ड टिल these two leaders come to a solution, talk to each other and find a middle ground as to how to stop the war. Till then, my objective was to make you understand the Iran's Islamic Revolution. इसको आप जरूर से रिवाइज करें। इसके PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे जा
I hope you like the session. See you again in these kind of important sessions. Thank you and best wishes.